हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आई थी और इसे मैं जो हूँ वो कंप्लीट करवा रही हूँ। इसमें मैंने अभी तक कई सारे वीडियोज़ करवा दिए हैं। तो इसमें हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो भू राजस्व की नीतियां लाई गई थी, उनके द्वारा किस तरीके से कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला था। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में बात की थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो हमें इन 3 तरीके की देखने को मिलती हैं। एक तो उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ आर्थिक परिवर्तन किए थे, दूसरा फिर उन्होंने उद्योग में और परिवहन में। तो कृषि में हम लोगों ने भू राजस्व और कृषि के वाणिज्यीकरण के बारे में देख लिया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उद्योगों के बारे में करवाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जो भारत में पहले से उद्योग थे, यानी कि जो भारतीय उद्योग थे, उनका किस तरीके से पतन हुआ और फिर अंग्रेजों के द्वारा किस तरीके से आधुनिक उद्योगों का भारत में विकास किया गया। तो इनके बारे में हम लोग जो हैं वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले लास्ट वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो सीरीज़ वाइज होती है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोगों को पहले जाकर वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैं जो हूँ वो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आई हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि मैं जो हूँ वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करती रहूँ। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अब उद्योगों के पतन के बारे में। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि 18वीं सदी जो थी, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आने लगे थे, उस टाइम पर भारत में पहले से कई सारे उद्योग हुआ करते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कपड़ा उद्योग, हथियार, कागज़, आभूषण, इन सब को लेकर कई सारे उद्योग जो थे वो भारत में पहले से हमें विकसित देखने को मिलते थे। लेकिन जब अंग्रेज आने लगे थे तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मशीनरी का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से वो भारतीय वस्तुओं को नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आती थी। वो ज़्यादातर जो ब्रिटिश वस्तुएँ थी उनको ही खरीदते थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत में उद्योगों का पतन होने लगता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पतन के लिए कौन कौन से प्रमुख कारक थे, वो जिम्मेदार थे। तो हम लोग सबसे पहले पतन के कारणों के बारे में बात करते हैं। तो पतन का जो हमें सबसे पहला कारण देखने को मिलता है वो यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेज जो हैं वो भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय उनका हो गया था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग 100 वर्षों में अंग्रेज जो हैं उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और इसी टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो भारतीय राज्य हुआ करते थे उनका पूरे तरीके से पतन हो गया था। और अगर हम लोग बात करें, जो भारतीय राज्य हुआ करते थे वो ही भारतीय वस्तुएं खरीदा करते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जो हथियार और विलासिता संबंधी उद्योग हुआ करते थे, जो भारतीय राजा हुआ करते थे वो ही ये सारी चीज़ें खरीदा करते थे। अंग्रेज तो इन्हें खरीदते नहीं थे। तो इस तरीके से अंग्रेज जब राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो जाते हैं तो इससे भी उद्योगों के पतन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो कारीगरों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, कम कीमत पर उन्हें उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर करते थे। इसके अलावा कम मजदूरी पर उनसे कार्य करवाते थे और उनके यानी कि अंग्रेजों के जो प्रतिद्वंदी हुआ करते थे उनके यहाँ काम करने से मना भी करते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो भारतीय कारीगरों पर कई ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। तो इस वजह से भी हम लोग देखते हैं कि उद्योगों का पतन होता हुआ हमें दिखाई देता है। तीसरा जो हमें प्रमुख कारण दिखाई देता है वो ये है औद्योगिक क्रांति और उससे भारतीय उद्योगों को किस तरीके से नुकसान हुआ। तो 18वीं सदी में हम लोग देखते हैं
कि ब्रिटेन में हमें औद्योगिक क्रांति होती हुई दिखाई देती है। तो जब वहाँ पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उनको एक अच्छे बाज़ार की ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी उपनिवेश हुआ करते थे उनको बाज़ार के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया। तो इसीलिए उन्होंने भारत को अपनी वस्तुओं के लिए एक बाज़ार के रूप में स्थापित करने के बारे में सोचने लगे। तो इससे जितनी भी जो ब्रिटिश वस्तुएँ हुआ करती थी, यानी कि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे थे और उनसे जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था वो इनके उपनिवेशों में बेचने लगे थे। तो अंग्रेज़ों ने भी भारत को एक उपनिवेश के अगर हम लोग बात करें, जो भारत है वो भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश हुआ करता था। तो इसलिए जो अंग्रेज़ थे वो भी ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में लाकर बेचने लगे थे। तो इससे भी हम लोग देखते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका भी कहीं ना कहीं भारत में उद्योगों के पतन पर प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अब तीसरा, अगर हम लोग चौथा फैक्टर के बारे में बात करें तो वो है एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेज जो हैं वो ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में बेचने लगे थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आएंगी उन पर किसी भी तरीके का कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जबकि जो भारत से जो वस्तुएं ब्रिटेन में जाएंगी उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया था। यानी कि उन्होंने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। एक तरफ जो ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आ रही हैं उन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लग रहा था, जबकि भारत से जो वस्तुएं ब्रिटेन में जा रही थी उन पर बहुत ज़्यादा वो सीमा शुल्क ले रहे थे। तो इस वजह से भी जो भारतीय वस्तुएं हुआ करती थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला और अंग्रेजों ने एक और ये नीति अपनाई थी, इससे एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति से, कि भारतीय बाजारों में ही उन्होंने भारतीय वस्तुओं को हटाकर जो ब्रिटिश वस्तुएं थीं उनको स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं कि उद्योगों के पतन को प्रोत्साहन मिलता दिखाई देता है। और अगर हम लोग नेक्स्ट कारक के बारे में बात करें तो वो है कच्चे मालों का निर्यात। यानी कि भारत में कई सारे कच्चे माल हुआ करते थे, उन सबको ब्रिटेन ऐसे ही निर्यात कर दिया जाता था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, पहले क्या हुआ करता था कि भारत का ही कच्चा माल हुआ करता था तो भारत में ही उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीय उद्योगों के पतन के लिए उन्होंने जो भी कच्चा माल यहाँ से हुआ करता था वो डायरेक्ट ब्रिटेन भेज देते थे और वहाँ से फिर वस्तुओं का वो लोग भारत में आयात किया करते थे और उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना पड़ता था। तो इससे अब भारत में कच्चे माल का भी अभाव देखने को मिला। तो इससे भी हम लोग देखते हैं कि जो उद्योगों का पतन है उसको प्रोत्साहन मिलता था। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट कारक के बारे में बात करें तो वो है भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद। तो ये जैसा कि मैंने अभी बताया कि औद्योगिक क्रांति और एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति के कारण अंग्रेज जो हैं वो भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं को स्थापित करने लगे थे। तो इस वजह से अब हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा खरीद भी की जाने लगी थी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये कुछ प्रमुख फैक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से भारतीय जो उद्योग हुआ करते थे उनका पतन हो जाता है। और इस पतन को अगर हम लोग बात करें तो ये धीरे धीरे हुआ था। यानी कि 1813 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1860 के बीच में भारतीय उद्योगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 1855 से 60 के टाइम पीरियड में जब रेलवे का भारत में विकास हो जाता है तो उसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उद्योग हुआ करते थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 1860 के दशक तक जितने भी भारतीय उद्योग हुआ करते थे, शहरी उद्योगों के साथ साथ जो ग्रामीण स्तर पर जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग हुआ करते थे वो भी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके थे। तो ये आप लोग कुछ फैक्टर्स जो हैं इन्हें याद रख सकते हैं जिनके हम लोग कहते हैं कि उद्योगों का जो भारत में पतन हुआ था उसके प्रमुख कारण आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करें अगर कि आधुनिक उद्योगों का इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उद्योगों के पतन का प्रभाव क्या हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें, इससे जो तात्कालिक औद्योगिक ढांचा था वो बुरे तरीके से प्रभावित हो गया था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो उद्योगों का पतन हुआ था और जो आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था उसके बीच का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि आधुनिक उद्योगों का विकास बहुत बाद में हमें देखने को मिलता है, उसके पहले उद्योगों का पतन हो गया था। तो उस पतन की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका जो आर्थिक ढांचा था वो पूरे तरीके से चरमरा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कई औद्योगिक शहर जैसे कि अगर हम लोग बात करें सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस औद्योगिक शहर हुआ करते थे। तो इनका भी बहुत ज़्यादा पतन हो चुका था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उद्योगों की पतन की वजह से बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ी और उत्पादन में भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जब उद्योग ही नहीं रहेंगे तो फिर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इससे भी हम लोग देखते हैं कि फिर भारत में उत्पादन में भी कमी आने लगी थी। तो ये भी हमें इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो वैकल्पिक रोजगार के अभाव में अधिकांशतः कारीगरों को गाँव का रुख करना पड़ा और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें, उनके पास और कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं था। उद्योगों के पतन होने की वजह से उन सबको गांव की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि गांव में उन्हें सिर्फ कृषि ही ऐसा जरिया दिखाई दे रहा था जिससे कि वो लोग जो है वो अपना आजीविका चला सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या का जो है वो गाँव की तरफ रुख होने लगा था, और फिर कृषि पर जो है वो जनसंख्या की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इससे हम लोग देखते हैं कि किसानों की जो जीवन स्तर था उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, और कृषि में निवेश की संभावना भी कम होती जा रही थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जब कृषि पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव होने लगा था तो किसानों का जो जीवन स्तर है वो भी प्रभावित हो गया था, क्योंकि अब एक परिवार के जो लोग हुआ करते थे वो पहले कुछ लोग शहरों में उद्योगों में भी काम किया करते थे और कुछ लोग कृषि पर काम करते थे, लेकिन अब जो है वो उस परिवार के सभी लोग जो हैं वो कृषि पर ही निर्भर थे। तो इस वजह से उस परिवार का जो स्तर हुआ करता था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आप लोग ये भी एक प्रभाव याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित हो गई थी। यानी कि अब जो है अंग्रेज अपनी मर्जी से भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने लगे थे। तो ये हमें इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं कि उद्योगों का पतन किस तरीके से हुआ और उनका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका सबसे मेजर प्रभाव तो हमें यही देखने को मिलता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी और कृषि जो है उस पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा था, और जितने भी भारत में औद्योगिक शहर थे उनका भी पतन हो चुका था। तो ये आप लोग जो है इनको याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं आधुनिक उद्योगों का विकास किस तरीके से हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने आधुनिक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटेन में बड़ी संख्या में पूंजी का संचय हो गया था, अतः अधिक मुनाफे को ध्यान में रखकर उन्होंने भारत जैसे उपनिवेशों में खनन, परिवहन, बैंक इन इत्यादि में निवेश करना उन्होंने ज़्यादा फायदेमंद दिखाई दिया। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अब अंग्रेज जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा लिया था। यानी कि ब्रिटेन के पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो इकट्ठा हो गया था। तो वो उनको ऐसा लगा था कि अगर वो ब्रिटेन में ही इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे उन्हें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जितने भी उनके उपनिवेश हुआ करते थे उनमें अगर हम लोग भारत जैसे उपनिवेशों के बारे में बात करें तो वहाँ पर उन्होंने निवेश करना ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा, क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने भारत में कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनमें निवेश करना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें खनन यानी कि माइनिंग वाला जो सेक्टर है उसमें, परिवहन के बारे में, बैंक हैं, बागान हैं, इन सब में उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर मंदी का भी प्रभाव पड़ा हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने भारत में निवेश करना ज़्यादा उचित समझा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत में कच्चे माल की उपलब्धता भी थी, सस्ते श्रमिक हुआ करते थे, बाजार भी था, इन सब के प्रति भी अंग्रेजों का आकर्षण था। इसीलिए उन्होंने भारत में निवेश करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि भारत में कई सारी जनसंख्या हुआ करती थी। तो इस वजह से इसके अलावा जो लोगों का जीवन स्तर हुआ करता था वो भी काफ़ी निम्न स्तर का हमें देखने को मिलता था। तो इसीलिए लोग जो है वो कम पैसे में मजदूरी करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो इसीलिए भारत में सस्ते श्रमिक भी हुआ करते थे। इसके अलावा बाजार भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे, वस्तुओं को खरीदने के लिए जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से अंग्रेज जो हैं वो भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे थे। इसके अलावा ब्रिटेन में मजदूर आंदोलन भी हो रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारत में रेलवे का भी विकास इस टाइम पर होने लगा था। तो ये सब कुछ प्रमुख फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अंग्रेज जो हैं वो भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें
इस टाइम पर कुछ भारतीय पूंजीपति और जो व्यापारी हुआ करते थे उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था, तो वो भी भारत में निवेश करना चाहते थे, कुछ नए उद्योगों का विकास करना चाहते थे। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोग भारतीय व्यापारी और जो उद्योगपति हुआ करते थे उनके बारे में भी याद रख सकती हैं। उन्होंने भी भारत में नए उद्योगों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें विदेशी स्वामित्व में कौन कौन से उद्योग हुआ करते थे, यानी कि अंग्रेजों ने कौन कौन से उद्योगों का भारत में विकास किया, तो अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों में निवेश किया जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें खनन और जूट उद्योग, रेलवे, बैंक इत्यादि, यानी कि अब भारत में पहले से ये उद्योग विकसित नहीं थे, तो इसीलिए अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में विकास करना, इन क्षेत्रों में निवेश करना ज़्यादा उचित समझा, जिससे कि कोई दूसरा वहाँ पर उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं है, तो उससे पूरा मुनाफा जो है वो अंग्रेजों को ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे उद्योगों में निवेश करना ज़्यादा उचित समझा। इसके अलावा अगर हम बात करें अधिकांशतः उद्योगों में निवेश उन्होंने उन उद्योगों में किया जिनसे उनके जो पहले से उद्योग थे, यानी कि अंग्रेजों के जो पहले से उद्योग थे उनमें उनको सहायता मिली, तो उन्होंने ऐसे उद्योगों का विकास भारत में करना शुरू किया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उन्होंने जूट उद्योग का विकास इसलिए किया था क्योंकि वो पैकेजिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके अलावा रेलवे का विकास उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो ब्रिटिश इस्पात और कपड़ा उद्योग थे उसको गति मिल सके, यानी कि जो भारत में ब्रिटिश जो हैं वो इस्पात और कपड़े का जो हम लोग उत्पादन देखते हैं करते थे, तो उसको गति प्रदान करने के लिए, उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए ही उन्होंने रेलवे का विकास किया। तो ये कुछ हम देखते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे कि उनको फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अब स्वदेशी स्वामित्व में कौन कौन से उद्योग हुआ करते थे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय व्यापारी और पूंजीपतियों ने भी भारत में कुछ उद्योगों में निवेश किया था, कुछ उद्योगों का विकास किया था। तो वो कौन कौन से थे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय पूंजीपतियों ने अधिकांशतः सूती कपड़ा उद्योग में निवेश करना ज़्यादा उचित समझा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 20वीं सदी तक आते आते हम लोग देखते हैं कि माचिस, कागज़, सीमेंट ये भी कुछ प्रमुख उद्योग हुआ करते थे जिनमें भारतीय पूंजीपति या जो व्यापारी हुआ करते थे वो निवेश करने लगे थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इन्हें यानी कि जो स्वदेशी स्वामित्व में उद्योग हुआ करते थे या फिर जो भारतीय पूंजीपति और व्यापारियों ने जो उद्योग शुरू किए थे उन्हें अंग्रेज जो है दबाने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें हम लोग देखते हैं कि इतनी जल्दी विकास नहीं हो पाया था जितनी जल्दी अंग्रेजों ने जो विदेशी स्वामित्व में उद्योग स्थापित किए थे उनका जल्दी विकास होने लगा था। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें कि जो भारतीय पूंजीपति और व्यापारी हुआ करते थे उन्होंने कोशिश करते रहे, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में विभिन्न कारणों से भारतीय उद्योगों को गति मिलने लगी थी। तो इस तरीके से ये उद्योग जो है यानी कि जो भारतीय स्वामित्व में जो उद्योग हुआ करते थे उनका भी फिर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा था। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से प्रमुख फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्वदेशी स्वामित्व में जो उद्योग थे उनको बढ़ावा मिल रहा था, तो इसमें आप लोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो विश्व आर्थिक मंदी हुई थी 1929 में वो भी हमें एक प्रमुख कारण देखने को मिलती है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हो रहे थे, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन आप लोग देखते हैं उसमें महात्मा गांधी ने ज़्यादातर स्वदेशी वस्तुओं के खरीदारी पर ज़्यादा बल दिया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये भी कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी स्वामित्व में जो उद्योग थे उनको बढ़ावा मिलने लगा था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि भारत में फिर स्वदेशी उद्योगों का भी काफ़ी विकास होने लगा था। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत में इन आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ और किस तरीके से जो पहले भारतीय उद्योग हुआ करते थे उनका पतन हुआ। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को उद्योगों के विकास और उद्योगों के पतन के बारे में डिटेल में करवाया है। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं जो हूँ वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करवाती रहूँ। तो मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।